हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगर आप भी आपकी बोर्ड्स एग्जाम में 90 अबव स्कोर करना चाहते हैं साइंस सब्जेक्ट में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू देखते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं, तो आप आसानी से 90 अबव स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं जो उनके इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उनके अराउंड, तो उससे क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि समर्स के टाइम पे हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है, तो हम क्या करते हैं, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, फ़ैन चला लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो चेंज क्या हुआ इन्वायरमेंट में कि गर्मी हो गई, तो उससे हमने रिएक्ट क्या किया कि हमने क्या किया, एसी कूलर्स और फ़ैन का यूज़ करके हमने उसको ओवरकम कर लिया। इसी तरह से विंटर में हमें क्या लगती है, ठंड लगती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे इस चेंज यानी कि चेंज क्या हुआ कि ठंड आ गई। ठीक है, तो हमने रिएक्ट कैसे किया, ऑर्गेनिज्म ने वुलन क्लोथ्स पहन लिए, हीटर का यूज़ कर लिया, तो हमने क्या कर दिया, उसको ओवरकम कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो उनके इन्वायरमेंटल चेंजेस है उससे अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई होगी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब जो वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस वेरियस स्टिमुलाई इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स होते हैं वो सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड और इफ़िशिएंट वे में क्या करते हैं, स्टिमुलस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है हमारी बॉडी ताकि वो स्टिमुलस को क्या कर सके, ओवरकम कर सकता है। स्टिमुलस क्या होता है, जो चेंज होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन में जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है विच प्रोवाइड्स दैम विथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे कि जो कि हमारा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है उसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। ठीक है, ड्यू टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज विच प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, हम यानी कि ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जैसे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। आपने छोटी क्लासेस में भी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम होता है और साथ ही क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो एनिमल्स के पास क्या क्या होता है, नर्वस सिस्टम भी होता है और हार्मोनल सिस्टम भी होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, पर जो प्लांट्स होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनके पास सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है जिसमें क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी बॉडी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है ये जान लेते हैं। In animals, including human beings, the nervous system, along with muscular tissues, is the control center of the body. तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ के साथ में, जो कि क्या करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी होता है, यानी कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसके अंदर बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं या फिर न्यूरल ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, दैट लिंक्स कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो न्यूरॉन्स, नर्व्स और न्यूरल ऑर्गन्स है, ये क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको। ठीक है,
इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज़ डिटेक्टेड थ्रू रिसेप्टर्स। अब इन्फॉर्मेशन हम इन्वायरमेंट से कैसे डिटेक्ट करते हैं, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आई है हमारे इन्वायरमेंट से, तो वो किसके थ्रू हमें पता चलता है, रिसेप्टर्स के थ्रू प्रेजेंट हमें पता चलता है। रिसेप्टर्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगह पे, और डिफरेंट रिसेप्टर्स का डिफरेंट काम होता है। आगे हम इस वीडियो में रिसेप्टर्स के बारे में भी जानेंगे कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं और किस किस टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन्स, और जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, सच एज द इनर ईयर, नोज, टंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब दो तरह के रिसेप्टर्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एक तो गस्टेटरी रिसेप्टर और एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। गस्टेटरी आर मेंट टू डिटेक्ट टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट को पहचानते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे टंग में। तो हमें कोई भी पूछेगा कि हमें टंग मतलब टेस्ट का सेंसेशन कैसे होता है, तो आपको क्या आंसर देना है, क्योंकि हमारी टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हमें क्या टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। अब स्मेल हम कहाँ से करते हैं, नोज के थ्रू करते हैं। तो नोज के अंदर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो स्पेशलाइज सेल्स जो हमने पढ़े थे, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है, नर्व सेल भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय नर्व सेल्स। जो इन्फॉर्मेशन है हमारी इन्वायरमेंट से वो किसके थ्रू डिटेक्ट की जाती है, नर्व सेल्स के थ्रू डिटेक्ट की जाती है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। अब इसकी न्यूरॉन्स की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। जिस तरह से सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, उसी तरह से नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूरॉन्स जो है हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, यानी कि सबसे लंबे सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के, जिसकी लेंथ क्या होती है, 90 to 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। द नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारा नेटवर्क होता है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स का। अगर नर्व सेल बोल रहे हैं तो उसका मतलब होता है न्यूरॉन्स, अगर न्यूरॉन्स बोल रहे हैं उसका मतलब होता है नर्व सेल, दोनों एक ही बात है, ठीक है। These are specialized for conducting information through electrical impulses from one part of the body to another। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल दिया हुआ है, इसे आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, ठीक है। These are the specialized for conducting information from in the form of electrical signals from one part of the body to another। इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास करते हैं जिसके थ्रू हमें मतलब हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है। और उसी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। तो जैसे कि हम मैं से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे हमने कोई सी भी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, मान लो कि आप चाय बना रहे हैं और गलती से आपने चाय की तपेली को टच कर लिया जो बहुत ही गर्म थी, तो एकदम से हम हमारा हाथ पीछे की ओर क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि एकदम लग गया और हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। तो हमें एकदम से क्या होता है, हॉट मतलब हॉट सेंसेशन होता है हमारी फिंगर्स पे, तो हम क्या करते हैं, हमारा हाथ एकदम से पीछे ले जाते हैं। तो ये जो सिग्नल था हमारे जो हैंड में जो सेल्स है वहाँ से सिग्नल कहाँ पहुँचा, हमारे ब्रेन तक पहुँचा। तो वो पहुँचा कि इसकी वजह से नर्व्स की वजह से पहुँचा। तो नर्व ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हमारी फिंगर्स में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, और उनको डिटेक्ट करके क्या किया, हमारी फटाक से मतलब जल्दी से एकदम हमारी ब्रेन तक पहुंचाया सिग्नल को, और एकदम से ब्रेन ने सिग्नल दिया कि एकदम से हमें हाथ हटाना है, तो हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है हॉट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है ये हमने जान लिया, अब उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो हमें ये एक डायग्राम है, ये हमारा न्यूरॉन इस तरह से दिखता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ा देती हूँ। तो ये जो है हमारी इतनी तक पार्ट जो है, जो पर्पल कलर में हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये अंदर की साइड, ये है हमारी सेल बॉडी। और ये जो हमें ब्रांच जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारे डेंड्राइट्स। इसके बीचों बीच हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये है हमारा एक्सॉन के जो बाहर की साइड जो प्रेजेंट होती है वो होती है माइलिन शीथ। ठीक है, और माइलिन शीथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं। और इसके बीच बीच में जो हमें दिखाई दे रहे हैं गैप्स, ये है नोड ऑफ रेनवियर। और जो सबसे एंड, मतलब ये जो दूसरा लास्ट में ब्रांच स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो अब एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसका क्या फंक्शन होता है। चलिए, तो सबसे पहले है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग मेन पार्ट्स, यहाँ पे मेन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सेल बॉडी और साइटोन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बीच का इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा था, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी या फिर साइटोन बोलते हैं। इट इज़ द ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ब्रॉड राउंडेड पार्ट होता है न्यूक्लियस का। इट हैज़ सेंट्रल न्यूक्लियस। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट सेंट्रियोल, यानी कि सेंट्रियोल एब्सेंट होता है हमारी सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब दूसरा है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर था, इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांच्ड प्रोसेसेस ऑफ सेल बॉडी। ये प्रोटोप्लाज्मिक यानी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है डेंड्राइट्स के अंदर, ब्रांच्ड होती है। ठीक है, प्रोसेसेस इन द सेल बॉडी, सेल बॉडीज़ के थ्रू ये मतलब इमर्ज हो जाती है, मतलब सेल बॉडी से निकलती है। ठीक है, विच रिसीव्स एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस, यानी कि ये क्या करती है, रिसीव करती है। कोई भी स्टिमुलस अगर आता है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, तो उसे क्या करती है, वो रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है। ठीक है, अब एक्सॉन क्या होता है, दीज आर लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। एक लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती है। ये जो बीच में ये जो हमें दिखाई दे रही है ना, ये पूरी जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हमारे एक्सॉन। ठीक है, दे कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी से दूर ले जाती है ये इम्पल्सेस को। ठीक है, यानी कि सबसे पहले डेंड्राइट्स ने रिसीव किया सिग्नल, डेंड्राइट्स सिग्नल ट्रैवल करके सेल बॉडी के पास आया, फिर एक्सॉन ने क्या किया, सिग्नल को सेल बॉडी से पहुंचाया एक्सॉन टर्मिनल की तरफ। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हमारी सिग्नल ट्रैवल करती है नर्व के अंदर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नर्व प्रेजेंट होती है, मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, एक्सॉन क्या होते हैं, लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। दे कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, दूर ले जाते हैं ये इम्पल्सेस को सेल बॉडी से। द एक्सॉन में बी कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड माइलिन शीथ, यानी कि ये प्रोटेक्ट कौन करता है, एक्सॉन को माइलिन शीथ प्रोटेक्ट करती है। ये जो आपको येलो येलो कलर की दिखाई दे रही है ना, ये है हमारी माइलिन शीथ। ठीक है, जो एक्सॉन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, दीज आर फाइन ब्रांच लाइक टर्मिनेशन ऑफ न्यूरॉन। ये ब्रांच लाइक टर्मिनेशन होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन में द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज शोन बिलो, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर आपको एग्जाम में न्यूरॉन के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो आपको इसका डायग्राम ज़रूर बना के आना है। अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है तो इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, या फिर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ से जाके आप आसानी से कैसे बनाते हैं डायग्राम आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब क्या बोलते हैं, टर्म पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन एक्सॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। देखो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक, और यहाँ पे ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है। जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारा, ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है मान लो। ठीक है, ये इसका एक्सॉन है दूसरे का, और ये है हमारी नर्व एंडिंग, और यहाँ पे इस तरह से माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, और ये है हमारे डेंड्राइट्स। अभी मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रही हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सॉन। तो जो ये हमारी जो
पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। तो जो पहला न्यूरॉन है इसकी नर्व एंडिंग, यानी कि ये जो है इसकी क्या है, नर्व एंडिंग है, और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स, इसके बीच का जो गैप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार और बता देती हूँ, जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसकी नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स, उसके बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसे सिनेप्स या फिर सिनेप्टिक जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो यहाँ से नर्व ने पास किया था वो यहाँ पे आके काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल सिग्नल में, फिर केमिकल सिग्नल यहाँ से दूसरे मतलब न्यूरॉन के पास जाएगा और वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर फर्दर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होगा, फिर यहाँ पे वापस से दूसरा सिनेप्स आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन आगे, इस तरह से यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया न्यूरॉन्स के बारे में। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है ये हम जान लेते हैं, ठीक है। दीज आर स्पेशलाइज टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ये जो है स्पेशलाइज टिप होती है नर्व सेल की, ठीक है, दैट डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब इनका फंक्शन क्या होता है रिसेप्टर्स का, कि वो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मेनली 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। अब सबसे पहला हम पढ़ते हैं ईयर। ईयर में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, इट एक्ट एज फोनो रिसेप्टर्स। ईयर किस में मतलब किस कैसे एक्ट करता है, फोनो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करता है, विच रिसीव्स साउंड, यानी कि ये साउंड को परसीव करते हैं, ठीक है, फोनो रिसेप्टर्स। यानी कि अगर साउंड आया हमारे कान के अंदर तो उसे कैसे कौन डिटेक्ट करेगा, फोनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे और उसका सिग्नल कहाँ पहुँचाएंगे, हमारे ब्रेन पे पहुँचाएंगे और फिर ब्रेन अकॉर्डिंगली उस पर रिस्पॉन्ड करेगा और फिर हम बोल के कुछ उसका आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही क्विक प्रोसेस होती है, कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं ये प्रोसेस होने में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होने में, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। और फोनो रिसेप्टर्स का एक और रोल क्या होता है, एक तो हियरिंग के लिए काम करते हैं और दूसरा हमारे जो बैलेंस है बॉडी का उसको मेंटेन करने के काम करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है आई। ईयर हमने पढ़ लिया, सेकेंड है आई। आई किस तरह से एक्ट करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, विच रिसीव्स लाइट। लाइट को रिसीव करते हैं, लाइट मतलब लाइट आती है तो उसे रिसीव करते हैं और ये लाइट हमारी आईज़ के अंदर एंटर होती है और हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, हमारे विजन में हेल्प करती है, ठीक है, या फिर सीइंग यानी कि देखने के लिए काम करते हैं। अब तीसरा है स्किन। स्किन एक्ट एज थर्मो रिसेप्टर्स विच फील्स टेम्परेचर, यानी कि थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन के अंदर जो कि टेम्परेचर को फील करते हैं। इट हेल्प इन फीलिंग हीट, कोल्ड और टच, ये तीनों चीज़ में ये हेल्प करते हैं। अब फोर्थ है नोज़। नोज़ के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि स्मेल का सेंसेशन हमें कैसे होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के थ्रू होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ द स्मेल। और सबसे लास्ट है हमारा टंग। टंग एक्ट एज गस्टेटरी रिसेप्टर विच हेल्प इन सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, टेस्ट आएगा, TASTE टेस्ट, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे सही लिखिए स्पेलिंग। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन होता क्या है हमने यहाँ पे पढ़ लिया, वो उसके पार्ट्स भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी हम पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमारी मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं हमारा ह्यूमंस का, एनिमल्स का हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में कि प्लांट्स कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल एज द केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इन्फॉर्मेशन है जो रिसेप्टर्स एक्वायर करते हैं फ्रॉम द डेंड्राइटिक टिप,
ठीक है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में, दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट्स ऑफ द सेल बॉडी एंड देन एंड ऑफ द एक्सॉन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इम्पल्स ट्रैवल करता है सबसे पहले डेंड्राइट पे जाता है, फिर सेल बॉडी तक पहुंचता है और एट द एंड कहाँ पहुंच जाता है, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाता है। ठीक है। नाउ केमिकल्स आर रिलीज एट द एंड ऑफ एक्सॉन। अब एक्सॉन के एंडिंग में क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के इफेक्ट की वजह से वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप सिनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब ये जो केमिकल्स थे वो सिनेप्स को, यानी कि जो गैप थी एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, उसको क्रॉस करते हैं और इसी तरह का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वापस आगे डेंड्राइट की तरफ, नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ पहुंचाते हैं। ठीक है। द सिमिलर सिनेप्स finally allows delivery of such impulses from neurons to other neurons such as muscle cells and glands। तो सिमिलर सिनेप्स जो है वो अलाउ करते हैं इम्पल्सेस को ट्रैवल होने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे अदर सेल्स तक, दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचने के लिए, जैसे कि मसल सेल्स और ग्लैंड्स। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, चलिए जानते हैं। Reflex action is a quick, sudden and immediate response of the body to the stimulus। जो स्टिमुलस आया है, हमारा इन्वायरमेंटल चेंज जो हुआ है, उसका जो सडन, एकदम क्विक, एकदम से जो सडन रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, तो उससे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है नी जर्क या फिर विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट। ये मैंने अभी हाल आपको समझाया था इस वीडियो में कि हम किस तरह से हमारा हाथ हटा लेते हैं जब हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं। तो स्टिमुलस क्या होता है, इट इज़ द ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। जो हम देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा चेंज जो हमारे इन्वायरमेंट में आया है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी आ सकता है और हमारी बॉडी के अंदर वाले एनवायरनमेंट में भी आ सकता है। टू विच ऑर्गेनिज्म रिएक्ट, तो उसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जिस तरह से रिएक्ट करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पासिस ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब ऐसा पाथवे जिसके थ्रू नर्व इम्पल्सेस पास होते हैं, तो जिस पाथ से वो ट्रैवल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे क्या होता है, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हीट आया। हीट क्या है, एक तरह का इन्वायरमेंटल चेंज है जिसे हम बोलेंगे स्टिमुलस। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है, हीट। ठीक है, अब हमारी जो मतलब हैंड्स है, उसने उस हॉट ऑब्जेक्ट को, हीट को क्या किया, टच कर लिया, तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारी स्किन के अंदर, तो वो रिसेप्टर्स तक वो सिग्नल पहुँचेगा। फिर स्पाइनल ऑर्गन्स, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पे वो सिग्नल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पहुंचेगा हमारी मसल्स के पास। मसल्स क्या है, हमारा इफेक्टर ऑर्गन है। फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन हमारे पहुंचाएंगे हमारे हैंड के मसल्स तक, और हम क्या कर लेंगे, हमारा हैंड विड्रॉल कर लेंगे, वहाँ से हमारा हाथ हटा लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी पाथवे, रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी का, रिफ्लेक्स आर्क का। अगर रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आपको कुछ भी पूछा जाता है तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बना के आना है। ठीक है, इसमें देखो, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ बॉईल कर रहे हैं और इसका कंटेनर गर्म है, यहाँ पे हमने हाथ टच करा। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हीट को डिटेक्ट करने के लिए, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या, रिसेप्टर्स ने क्या डिटेक्ट किया, हीट या फिर पेन को डिटेक्ट किया, जो रिसेप्टर स्किन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा गया, यहाँ से सिग्नल गया नर्व, सेंसरी नर्व। जो सेंसरी नर्व है वो क्या करती है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को लेके जाती है, और जो मोटर नर्व होती है वो वहाँ से सिग्नल को लेके आती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में। तो सिग्नल लेके कौन जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन ये सिग्नल लेके जाएगी। ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिस स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और यहाँ पे सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये सिग्नल जाएगा। यहाँ पे रिले न्यूरॉन्स होंगी।
ठीक है। यहाँ पे सिग्नल मतलब डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ हीट का सेंसेशन पता चलेगा हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर ब्रेन से सिग्नल यहाँ से आएगा, मतलब ब्रेन के पास जाएगा पहले तो सिग्नल, फिर ब्रेन से सिग्नल आएगा और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड दूसरा मतलब वही सिग्नल पहुँचाएगी हमारी मसल्स के पास, जो कि इफेक्टर ऑर्गन है। ठीक है, आर्म की जो मसल्स होती है वहाँ तक हमारा सिग्नल जाएगा, और ये मसल्स क्या करेगी, एकदम से हम हमारा मसल्स के थ्रू हमारा हाथ को एकदम से हटा लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई होगी विड्रॉल ऑफ हैंड की, इसे हम बोलते हैं रिफ्लक्स आर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स इज द फाइनल रिएक्शन आफ्टर रिफ्लक्स एक्शन। अब ये जो पूरा रिफ्लक्स एक्शन हुआ उसके बाद जो फाइनल रिएक्शन होता है, जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या था कि हमने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल ऑफ हैंड यानी कि हाथ को हटा लिया, तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया रिफ्लक्स एक्शन का। ठीक है, अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, 3 तरह के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, एक तो वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री और एक रिफ्लेक्स एक्शन। अब वॉलेंट्री जो कि हमारे कौन कंट्रोल करता है, फोरब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि टॉकिंग, राइटिंग, ये सब हम अपनी अकॉर्डिंग यानी कि हम हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो इस तरह के एक्शन रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। यानी कि हम बोलते हैं तो हमारी इच्छा से बोलते हैं, लिखते तो हम हमारी इच्छा से लिखते हैं, अभी अपने आप तो होता नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर हम चाहेंगे तो ही कर पाएंगे ये चीज़। अब इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री इज कंट्रोल बाय मिड एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन करता है। एग्जांपल हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन। अब हार्ट तो ऑटोमेटिकली बीट करता है ना, कि हम हार्ट को बोलते हैं कि नहीं बीट करो बीट करो। वॉमिटिंग भी अपने आप आती है। रेस्पिरेशन, सांस लेना और छोड़ना भी हम अपने अकॉर्डिंग तो कंट्रोल कर नहीं सकते, ये हमारी बॉडी क्या करती है, ऑटोमेटिकली करती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, मतलब स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है रिफ्लक्स एक्शन को। जैसे कि इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़ा रिफ्लक्स आर्क वाला, जो विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट। ये आपको ज़रूर लिख के आना है एग्जाम में, अगर रिफ्लक्स एक्शन का पूछे तो आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर देना है। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट वाला। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन की नीड क्या है, in some situations such as touching of hot object, pitching, etc. we need to act quickly, otherwise our body would be harmed. अब जैसी सिचुएशन आती है, जैसे हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, पिंचिंग यानी कि हमें कुछ चुभ गया, ठीक है, तो हमारी बॉडी को क्या बहुत ही कैसा एक्ट करना चाहिए, क्विकली एक्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी क्विकली एक्ट नहीं करेगी तो हमारी बॉडी को क्या होगा, हार्म होगा। ठीक है, Here responses is generated from spinal cord instead of brain, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स कौन जनरेट करता है, हमारा सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड करता है इंस्टेड ऑफ ब्रेन। ब्रेन तक ये बात जाती नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ये सारी चीज़ों को संभाल लेता है। ठीक है, इन दिस वे टाइम फॉर टेकिंग एक्शन इज रिड्यूस्ड विच सेव अस फ्रॉम इंजरी। ठीक है, तो जो हमारा टाइम है एक्शन टेक करने का वो कम हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, और हमें इंजरी नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हमने पढ़ लिया कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स का क्या काम होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे हमारा मेन टॉपिक जो कि है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। देखिए, सबसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं CNS। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं PNS। और तीसरा है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं ANS। ठीक है, तो हमारे लिए अभी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके कोर्स में भी इतना ही है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन सी 2 चीज़ें आती है, एक तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जब भी बात करें तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब फर्दर ब्रेन भी क्लासीफाई किया जा सकता है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितनी भी जगह बची वहाँ पे जो हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब ये इसमें भी 2 तरह की नर्व्स आती है, एक तो क्रेनियल नर्व्स आती हैं और दूसरी आती है स्पाइनल नर्व।
दीज अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। ये क्रेनियल नर्व जितनी भी ब्रेन के आसपास जितनी भी नर्व्स होती है उसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स अराइज होती है उसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे हम ANS बोलते हैं वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लिया। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। अभी आपके कोर्स में दो ही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हमें पता है क्या होता है। ह्यूमन ब्रेन हमारा प्रेजेंट होता है स्कल के अंदर। ठीक है, और ह्यूमन ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है, यानी कि इसकी जो कवरिंग होती है उस क्या की बनी होती है, मेनिंजेस की बनी हुई होती है, जो कि एक शॉक अब्जॉर्बर होता है। यानी कि शॉक अगर हमें कुछ भी इंजरी होती है तो वो मेनिंजेस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को एक्सटर्नल इंजरी से। ठीक है, तो ब्रेन क्या है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, जो कि 3 पार्ट्स, मतलब बिना ब्रेन के, मतलब बिना दिमाग के तो इंसान जी नहीं सकता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए, पर जो मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हमारी बॉडी को कौन करता है, ह्यूमन ब्रेन करता है। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इससे आपको बनाने के लिए ज़रूर आता है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो अगर आपको ये डायग्राम बनाना नहीं आता है, इसका ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे गिवन है। मैं प्लेलिस्ट गिवन है चैनल पे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ जाके आसानी से जान सकते हैं कि ये डायग्राम कैसे बनाते हैं इजी वे में। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम फोर ब्रेन के बारे में। तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है ये होता है हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, और ये जो इधर ये वाला हिस्सा है ना, ये है हमारा मिड ब्रेन, और ये है हमारा क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेन। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है सबसे, ये इधर वाला इतना ये हमारा फोर ब्रेन, बीच वाला हिस्सा है मिड ब्रेन, और ये पीछे वाला हिस्सा क्या है, हैंड ब्रेन है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है हमारी ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। ये देखो, ये जो यहाँ पे फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, हमारा सेरिब्रम है। ठीक है, तो इसके अंदर फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है फोर ब्रेन का। अब अलग अलग पार्ट जो है ना हमारी बॉडी के हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो भी सोचने समझने की शक्ति होती है हमारी ब्रेन की, वो कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग हम करते हैं, जैसे कि राइटिंग, डांसिंग, ठीक है, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें जो है वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, मेमोरी सेंटर होता है ये, यानी कि हमारी जो भी हमारे साथ होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। तो वो मेमोरी कहाँ पे वो स्टोर होती है, फोर ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। अब रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। ये क्या करता है, सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, और क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। और इसका फिफ्थ फंक्शन क्या है, सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, यानी कि हमें भूख लगती है तो हम किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में पता चलता है कि हाँ वहाँ सिग्नल कहाँ से जाता है, फोर ब्रेन से जाता है कि हमें भूख लग रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिड ब्रेन। ये आपको दिखाई दे रहा है इतना हिस्सा, ये हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मिड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि चेंज इन प्यूपिल साइज, जो हमारी आइज़ में जो प्यूपिल प्रेजेंट होता है उसका साइज़ का चेंज होना, या फिर रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक,
ट्रंक, यानी कि हमारे हेड को मूव करते हैं, नेक को मूव करते हैं, तो ये क्या करते हैं हम सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पॉन्स, ठीक है। सेरिबेलम देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये है हमारा सेरिबेलम, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा मेड्यूला एंड ये हमारा पॉन्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें काय में आती है, हाइंड ब्रेन में आती है, ठीक है। यहाँ पे 2 ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये मिड ब्रेन यानी कि हाँ मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट मिड ब्रेन पढ़ लिया हमने। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम क्या होता है, कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस। पोस्चर और बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम करता है। प्रिसीशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस लाइक पिकिंग पेन, यानी कि वॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे विल के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि पेन को पिक करना, तो ये कौन कंट्रोल करेगा, कौन सिग्नल देगा, इसका सेरिबेलम देगा। मेड्यूला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला, यानी कि जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग। ना पॉन्स भी क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है, जैसे कि ये है हमारा ब्रेन से नीचे ये जो स्ट्रक्चर हमें जाता है नीचे, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो प्रेजेंट होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये है हमारा ब्रेन, ठीक है, और ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसे प्रोटेक्ट कौन करता है, तो ब्रेन के जो बाहर जो प्रोटेक्शन होता है वो काय का होता है, मेनिंजेस का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। मेनिंजेस या फिर मेनिंजेस के बाहर भी एक और प्रोटेक्शन होता है जिससे हम बोलते हैं स्कल, या फिर हम बोलते हैं क्रेनियम, या फिर हम बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स। 3 चीज़ बोल सकते हैं हम, जैसे कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड बलून विच एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर, ठीक है। फ्लूइड बलून जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस, में जो बोल रही हूँ मेनिंजेस, ठीक है, जहाँ जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि शॉक अब्जॉर्बर होता है एंड इज इनक्लोज इन क्रेनियम, और ये काय में प्रेजेंट होता है, क्रेनियम। मैंने बताया ना, स्कल को ही क्रेनियम बोलते हैं या फिर ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, इट इज़ इनक्लोज विद वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज़ के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। For taking place of voluntary actions, the brain has to send message to the muscles. अब voluntary actions जो हम हमारी will के according करते हैं, उन actions को करने के लिए जो मैसेज है वो मसल्स तक, ब्रेन से मसल्स तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consisting of cranial nerves arises from the brain and spinal nerve arises from the spinal cord. अब जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और दूसरे बॉडी पार्ट्स का, तो मतलब नर्वस सिस्टम का और दूसरे बॉडी पार्ट्स का जो वो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आती है, क्रेनियल नर्व आती है जो कि नर्व्स होती है जो ब्रेन से अराइज होती है, और स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। ये क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का की जो भी बातें यानी कि जो भी सिग्नल्स है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है, इसी तरह दूसरी बॉडी तक हमारा सिग्नल पहुंच पाता है, ठीक है। द ब्रेन दस अलाउस अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें अलाउ करता है सोचने समझने के लिए और उसी अकॉर्डिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है आफ्टर थिंकिंग, ठीक है। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसे देखिए हम समझते हैं इस तरह के इस फ्लो चार्ट की मदद से। सबसे पहले स्टिमुलस आया, सेंस ऑर्गन ने उससे डिटेक्ट किया, फिर यहाँ से सिग्नल जो है सेंसरी नर्व लेके जाएगी। सेंसरी नर्व का रोल मैंने आपको बताया था कि वो सेंसरी नर्व क्या करती है, सिग्नल को लेके जाती है, और मोटर नर्व सिग्नल को लेके आती है ब्रेन से, ठीक है।
तो सबसे पहले सेंसरी नर्व और लेके गई सिग्नल को सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, प्रोसेस हुई, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन लिया हमारी ब्रेन ने और स्पाइनल कॉर्ड ने मिलके, और फिर रिस्पांस जनरेट किया। फिर ये जो रिस्पांस था तो वो कहाँ जाएगा, मोटर नर्व के थ्रू जाएगा मसल्स में, और ये सिग्नल जो है मसल्स के पास पहुँचा। फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ मसल प्रोटीन का रीअरेंजमेंट होगा, और उस वही हम क्या करेंगे, रिस्पांस शो करेंगे, मसल शॉर्टन। ये वाला जो है ये हम वो जो मैंने बताया था ना, टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट वाला, तो ये उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। स्टिमुलस हीट आया, सेंस ऑर्गन के पास पहुंचा, ठीक है। सेंस ऑर्गन के पास सेंसरी नर्व लेके गई सीएनएस के पास, हमारे ब्रेन को पता चला, इन्फॉर्मेशन क्या है कि हीट, बॉडी को हीट लगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे प्रोसेस हुआ, डिसीजन हुआ कि हमें हाथ हटाना है, रिस्पांस भी जनरेट हुआ। फिर मोटर नर्व ने मसल को पहुँचाया, मसल ने क्या कर लिया, हमारे हाथ को हटा लिया, विड्रॉल ऑफ हैंड हो गया, ठीक है। अब क्या क्या लिमिटेशंस है, हमारे लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या फिर नर्वस सिस्टम के क्या क्या लिमिटेशंस है। तो सबसे पहली मतलब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है हम बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विल रीच ओनली टू दोज सेल्स विच आर कनेक्टेड टू नर्वस टिश्यूज़। अब इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो सिर्फ उन्हीं सेल्स के पास पहुंचेंगे जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, और जो सेल्स नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड नहीं है वहाँ तक सिग्नल नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। आफ्टर जनरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस द सेल टेक्स सम टाइम टू reset its mechanism before transmitting another impulses. So cell cannot continuously create and transmit signals. तो जो जनरेशन होता है और ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, तो जो सेल है वो कुछ टाइम लेता है, यानी कि उस मैकेनिज्म को होने में कुछ समय लगता है। अगला मतलब इम्पल्स ट्रांसमिट होने के बीच में जो टाइम लगता है ना, वो इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो जो सेल है इस कारण से कंटिन्यूसली क्रिएट या फिर ट्रांसमिट नहीं कर सकता है इम्पल्सेस को, ठीक है। अब प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। एक और डिसएडवांटेज ये कि प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अब केमिकल कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। अब केमिकल कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को, ठीक है। अब आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अगर कुछ भी डाउट आया, कुछ वर्ड समझ नहीं आया या फिर कुछ लाइन समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।